तो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है O2 सेशंस यानी कि ओएसिस ऑनलाइन सेशन, जिसमें हर वीकेंड होता है स्पेशल, क्योंकि हर वीकेंड हम सैटरडे मिलके कुछ थीम पे कुछ स्पेशल सेशन से नई एनर्जी लेते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, अपनी जिंदगी में नई रौनक भरते हैं, अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लेते हैं, एक परिवार की तरह आगे बढ़ते हैं। और हर संडे हम हमारे समाज के पावर ऑफ वन से मिलते हैं, और हर एक वीकेंड पे ऐसी नई नई थीम के साथ हम नई नई इंस्पिरेशन हमारी लाइफ में लेते हैं। तो वेलकम एवरीवन अगेन O2 सेशंस यानी कि ओएसिस ऑनलाइन सेशंस के इस वीकेंड पे। इस वीकेंड का हमारा स्पेशल थीम है एम्पावरिंग अवर चिल्ड्रन। यस दोस्तों, बेसिकली हम जो भी करते हैं हमारी लाइफ में, जो भी सोचते हैं, कितनी भी मेहनत करते हैं, लास्ट में हम अपने बच्चों का, फ्यूचर जनरेशन का सोच के करते हैं। एज अ कम्युनिटी भी अगर हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में इतना सोचते हैं, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचते हैं, नेशन बिल्डिंग के बारे में सोचते हैं, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को कैसे हम ज्यादा से ज्यादा एम्पावर कर सके। तो आज का जो सेशन है उसका बेस कहीं ना कहीं वो थॉट ही है। हम इस सेशन को फ्रीडम पेरेंटिंग का सेशन बोलते हैं, ताकि इसमें पेरेंट्स भी थोड़ा खुल के जीते हैं, बच्चों को भी खुल के जीने में मदद करते हैं। अब उसमें भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, पर उसमें से जब एक मोमेंट आता है जब हमारे एज अ पेरेंट और बच्चे भी, जब बच्चे टीनेज में होते हैं, तब पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और वो कभी कहीं पे नहीं सीखा है कि यार उस प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करें, इस प्रॉब्लम को हम भी कैसे एज अ पेरेंट हैंडल करें, और हमारे बच्चों को भी कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकाले, क्योंकि हमको तो पता है कि सही क्या है गलत क्या है, बच्चों को कैसे समझाए। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज है कि टीनेज में हम बच्चों को क्या हेल्प करें। टीनेज मतलब मौज मजा, मस्ती, मौज शौक, अट्रैक्शन, एडिक्शन, कई सारी प्रॉब्लम्स है, जिसके बारे में आज हम खुल के बात करेंगे। और हमारे बीच ऐसे ओएसिस परिवार के लोग हैं कि जो हमको कहीं ना कहीं इसमें डायरेक्ट भी करेंगे, उनके सालों के एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जिससे हमें वो डायरेक्ट करेंगे। उन्होंने विश्व की फिलोसॉफी पे सर्च किया है इस प्रॉब्लम को लेके, और वो हमारे प्रॉब्लम्स को आज सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे और ये सेशन को लीड करेंगे। तो मैं वेलकम करूंगी पहले मेहुल भाई को, कि वो हमारे इस सेशन के बारे में थोड़ा बताए और हम बाकी का सेशन लीड करें। यस, वेलकम मेहुल भाई। थैंक यू। यस, सभी जुड़े हुए मेरे दोस्तों को नमस्कार। और आज मेरे साथ और 3 दोस्त हमारे जुड़े हुए हैं, उनका भी आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। सबसे पहले है श्रवण भाई। श्रवण भाई दवे हमारी जो फ्रीडम पेरेंटिंग की जो मूवमेंट है उनका उनके चीफ कोऑर्डिनेटर है और वो पूरा लीड कर रहे हैं। साथ में हमारे साथ नीलेश भाई वांकावाला है, जो भी सूरत से, श्रवण भाई भी सूरत से हैं, जो हमारे साथ फ्रीडम पेरेंटिंग वर्कशॉप के जो मूवमेंट है उसमें फैसिलिटेटर की तरह अपना योगदान देते हैं। साथ में ओएसिस मूवमेंट के साथ सालों से जुड़े हैं। और तीसरे हमारे मित्र हैं छायल बेन। छायल बेन सेम अगेन वो सूरत से है और फ्रीडम पेरेंटिंग मूवमेंट में एक फैसिलिटेटर की तरह से वो जुड़े हैं। मूवमेंट के साथ बहुत सारे पहलू में भी वो जुड़े हुए हैं। और आज वो हम चारों मिलके ये अपने टॉपिक के लिए आपके साथ एक डायलॉग करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि जैसे भारती ने बताया कि टीनेज में ये जो भी प्रॉब्लम्स की बात वो कर रही है कि फ्रेंड्स है, ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शंस हैं, बाद में मौज मस्ती में पड़ जाना, करियर के बारे में नहीं सोचना, फिर कई जगह पे और भी सीरियस प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से आगे जाके किसी के प्यार में पड़ के भाग जाना घर से। ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम से हमारा समाज अभी जूझ रहा है। और उसके बारे में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सबसे पहले समझ पेरेंट्स को होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चे तो समझ नहीं पा रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि
12 साल के बाद जो उनके बॉडी में केमिकल चेंजेस होते हैं, वो पूरा एक उत्क्रांति से जुड़ा हुआ पहलू है। इवोल्यूशन में हमको ये पहलू मिला है और अ, उस पहलू से लेके इतने सारे प्रॉब्लम्स हमको दिखते हैं। हमारे हमारे प्रॉब्लम से ज़्यादा बच्चों के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। उस जो हम हमारे फ़िल्मों में बोला जाता है ना, केमिकल लोचा शुरू हो जाता है बॉडी में, उसकी वजह से। तो क्या हम समझते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और उस उस नाज़ुक और क्या बोलते हैं सेंसिटिव एज में एक पेरेंट का रोल क्या होना चाहिए? वैसे तो फ्रीडम पेरेंटिंग हमने बता ही दिया है, जैसे कि बच्चों को जब फ्रीडम देते हैं पेरेंट्स, तो उनका खिलने का, उनका अपने व्यक्तित्व को खिलाने का और अपनी क्या बोलते हैं कि लाइफ को खुद हाथ में लेने का जो चांसेस है सबसे ज़्यादा और सबसे बढ़िया होते हैं। पर ये फ्रीडम पेरेंटिंग क्या है? और क्या फ्रीडम देनी चाहिए और उसके साथ क्या-क्या जुड़ा हुआ है? ये सब भी हम ये पूरे फ्रीडम पेरेंटिंग मूवमेंट में हम पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है सेंसिटिव है, नाज़ुक उम्र में बच्चों के साथ जो होता है, मैंने बताया कि केमिकल चेंजेस होना चालू होते हैं आफ्टर 12, तो बच्चे खुद समझ में नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी अब तक सी हम देखते हैं कि अब तक जो बच्चा घर में पापा-मम्मी के साथ अपने बड़े भाई-बहनों, छोटे भाई-बहनों के साथ पूरे उसके आगे-पीछे घूमता रहता था, सडनली उसको अपने बाहर के दोस्त बहुत अच्छे लगने लगते हैं। वो घर में अभी नहीं रहना चाहता है, उसको बाहर जाना है और बाहर जाके उसको फ्रीडम के साथ जीना है, जो सब मस्ती बाकी के सब दोस्त कर रहे हैं उसको करना है। तो वहीं से उसका ये चालू होता है। बाद में जो सेकंड मोड़ आता है 13-14 साल की उम्र में कि एक लड़का अपोजिट सेक्स यानी कि लड़कियों से अट्रैक्ट होने आई मीन उसके दिमाग में अट्रैक्शन का ख्याल आता है। उनको गर्ल्स अच्छी लगने लगती हैं। उनके साथ बात करना, उनके साथ जुड़ना, वो सब अच्छा लगने लगता है। ये सब बातें हमारे समाज में इतनी अ, दबा के रखी जाती है, बच्चों के ऊपर इतना कंट्रोल लगा के रखते हैं हम कि बेचारे बच्चे को माँ-बाप के साथ शेयर करने से भी डरते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको क्यों वो लड़का अच्छा लगने लगता है, उसको क्यों वो लड़की अच्छे लगने लगती है, वो शेयर भी नहीं कर पाता है। तभी जाके जब भूले से भी माँ-बाप को पता चलता है दूसरे दोस्तों के से और समाज के और बहुत सारे लोग होते हैं कि तुम्हारा लड़का तो इस लड़की के साथ घूमता है, उनके साथ बातें करता है। हमको भी लगता है कि ये मोबाइल में चोरी-छुपी क्या करता रहता है। पहले सब कुछ हमारे साथ शेयर करता था, अभी वो सीक्रेट्स रखना चालू कर देता है, मोबाइल में ज़्यादा टाइम देता है, मोबाइल हाथ में नहीं आने देता, लॉक रखता है। पहले वो खुली किताब जैसा था, पहले मोबाइल ही नहीं था उसके पास, वैसे देखा जाए तो। अब मोबाइल, स्मार्टफ़ोन उसकी डिमांड भी आ जाती है और उसके अंदर काफ़ी सारे लॉक्स लग जाते हैं। तो ये सब जो होता है, उससे माँ-बाप परेशान हो जाते हैं और जहाँ तक लड़कों की बात है, तो थोड़ा बहुत माँ-बाप वैसे चला देते हैं, पर जब लड़कियों की बात आती है, तो उनको लगता है कि हमको कुछ करना चाहिए, लड़कियों को बाहर नहीं जाने का फरमान हो जाता है कि शाम को जल्दी से आ जाने का, इसके साथ नहीं घूमने का। मैंने कई सारी स्कूल्स में ऐसा भी देखा है कि एक अहमदाबाद के रेसिडेंशियल स्कूल में मैं गया था, तो स्कूल के कंपाउंड के एक कोने में बॉयज़ हॉस्टल होती है और दूसरे फार कोने में गर्ल्स की हॉस्टल्स होती है, बच्चों यानी लड़कियों की और एक स्ट्रिक्ट फरमान होता है कि बीच में एक लाइन दोहरी जाती है, यहाँ से आगे किसी लड़के को उस साइड नहीं जाने का, किसी लड़की को उस साइड नहीं आने का। अभी ऐसा माहौल हम देखते हैं और ये सब इसलिए है कि हमको डर लगता है
हम बच्चे को समझ नहीं पा रहे हैं, बच्चा हमको समझा नहीं पा रहा है और हमको डर लगता है कि ये कुछ गलत ना कर दे। जो अट्रैक्शन होता है उसको भी इतना गलत माना जाता है, पता नहीं क्यों? लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये तो गलत चीज़ है। वो कैसे गलत हो गई? जो कुदरत ने हमको दिया है, जो कुदरत ने हमारे शरीर में ऐसे हार्मोनल चेंजेस लाए हैं, उसका पर्पस है। और उसके साथ कैसे डील करना, वो हम नहीं समझ पाते हैं, तभी जाके ये सब रिस्ट्रिक्शंस चालू हो जाता है और तभी जाके बच्चे मुरझाते हैं, समझ नहीं पा रहे। एक बाजू जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं, जो कुदरत ने दिया है, वो पावरफुल अंदर से कुछ डिमांड कर रहा है। दूसरी ओर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। तो कैसे लड़ पाएँ? कैसे उसके साथ डील करें? पेरेंट्स भी समझते नहीं हैं और उनको लगता है कि हम बिगड़ते जा रहे हैं। ये एक बात हुई। दूसरी बात हम देखते भी हैं और कई जगह पे जब कंज़र्वेटिव एटमॉस्फेयर होता है, तो हम देखते हैं कि लड़कियों को 10वीं कक्षा के बाद या 12वीं कक्षा के बाद पढ़ाते नहीं हैं। उसके पीछे और कोई डर नहीं है, सिर्फ़ एक डर है माँ-बाप को कि वो किसी लड़के के चक्कर में पड़ जाएगी, हमारा नाम खराब करेगी, खुद की ज़िंदगी खराब करेगी। तो ये विश्वास क्यों नहीं है अपने बच्चों के ऊपर? हम क्या करें? कैसे करें कि बच्चे ऐसा नहीं करें? सीधी तरह से हम नहीं लड़ सकेंगे, जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स है बॉडी में जो होता है, उसके साथ सीधी तरह से लड़ना तो बहुत इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वो तो अंदर से एनर्जी की एक फ़ोर्स आती है अंदर से। तो हम क्या कर सकते हैं? कैसे अपने बच्चों को वहाँ से फ़ोकस हटा के अपनी करियर के बारे में, अपने आगे की फ्यूचर के बारे में सोचने का वो ऐसा करे, ऐसा हम कैसे कर पाएँगे? माँ-बाप की दिक्कत ये है। दूसरी बात, कई सारी जगह पे ऐसा भी होता है कि 14-15 साल के बच्चे जब फ्रेंड्स सर्कल होता है उनका, तो कहीं न कहीं हमको डर लगने लगता है कि कुछ बुरी आदतें नहीं डाल देगा। जैसे स्मोकिंग है, एडिक्टिव चीज़ें हैं और सारी, या अ, कुछ मोबाइल या वीडियो गेम्स होती हैं जिसमें वो पूरे डूब जाते हैं, या फिर ऐसे एक्सट्रीम केसेस में पोर्नोग्राफी में चले नहीं जाएँगे या ये सब देखना चालू नहीं कर देंगे। बहुत डर लगता है। पर 15 साल का बच्चा हो गया है, उसके पास स्मार्टफ़ोन तो होना ही चाहिए, क्योंकि सारे 15 साल के, 16 साल के बच्चों के पास होता है। तो क्या करेंगे? मना करेंगे, उसको डाँटेंगे, जितना हम कंट्रोल करना चाहेंगे, उतना वो गलत रास्ते सोचेंगे। हमारे सामने कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, पर मौका ढूँढते ही वो सब करना चालू कर देंगे जो हमें लगता है कि वो गलत है, क्योंकि हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली यही सब अ, बातें हैं कि जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ कि ज़िम्मेदारी किसकी है? बच्चों की है? हम नहीं मानते कि बच्चों की है, क्योंकि वो तो नहीं समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है उनको। हम बड़े हैं, हम भूल जाते हैं कि ऐसी ही 15-16 साल की उम्र में हम भी गुज़र चुके हैं। हम भूल जाते हैं, हमारे बच्चों की बात आती है तब, कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था जब मैं 10वीं कक्षा में था। मुझे क्यों वो मेरे क्लास में पढ़ती वो लड़की मुझे अच्छी लगने लगती है सडनली। हमने भी ये सब झेला, पर हमारे साथ क्या हुआ? क्या वो सही था? इससे अच्छा हो सकता है? हम अच्छी तरह से बच्चों को समझ सकते हैं? क्या उनको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं कि ये उम्र में उसके साथ जो हो रहा है, उसके साथ अच्छी तरह से वो निपटे, वो अपनी ज़िंदगी में उसको जो करना है उसके पीछे भागे, नहीं कि अ, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के पीछे जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने देखा है कि 10वीं कक्षा तक पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि 10वीं कक्षा तक
उसने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, 80% अप रहा है, क्या हो गया 11वीं कक्षा में 12वीं कक्षा में सीधा 50% मार्क्स आने लगे? उसका फोकस किधर है? फिर उसको डांट पड़ती है, धमकियां मिलती हैं कि अगर तू नहीं लाया तो ये बंद वो बंद। वो समझते नहीं कि क्या हो रहा है, बच्चा कुछ कह नहीं पा रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ कैसे क्या बोलते हैं, उसके साथ कैसे अपना ये उसको कैसे ओवरकम किया जाए जो हो रहा है उसको। तो ये सब बातें आज बहुत सारे पेरेंट्स, क्योंकि पहले के जब मैं छोटा था मुझे मालूम है ये इंटरनेट टीवी भी नहीं था। मैं जब 12-13 साल का था तब तो टीवी भी नहीं था हमारे घर में। इंटरनेट मोबाइल तो दूर की बात है, उसका तो आविष्कार भी शायद इसके बाद ही हुआ होगा। तो सारा कुछ एक्सपोज़र नहीं था। अभी तो इंटरनेट के ज़माने में इतना सारा एक्सपोज़र बच्चों को मिल रहा है, इतना सारा उसकी फिंगर्स के टिप के ऊपर आ रहा है, जिसको हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, जितना भी चाहे। तो क्या सही रास्ता है? कैसे बच्चों को सही रास्ता दिखाएँ? ये आज के टॉपिक है और ये टॉपिक के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और मुझे लगता है कि हम स्पेसिफिक सिचुएशंस लेके डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसी तरह से हम समझ पाएँगे कि क्या हो रहा है। इसलिए मैं अपने दोस्तों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ और सारे ऑडियंस को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम क्वेश्चंस रेज़ करें और उसके अंदर हम डिस्कस करें कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। व्हाट इज़ द राइट वे? सी फ्रीडम पैरेंटिंग में हमने देखा है एक चीज़ कि पेरेंट 3 तरह के होते हैं। इसमें कुछ आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है? फाइन, सॉरी। हमने देखा है कि पेरेंट्स 3 तरह के होते हैं। एक पेरेंट्स जो जनरली काफ़ी सारे तादाद में है, वो ये है कि हमको कुछ नहीं करना है, पूरा कंट्रोल रख दो, ये नहीं करना है, हम जैसा चाहे ऐसा ही बच्चे को करना है। यानी एक कंट्रोलिंग पेरेंट, कंप्लीटली हिटलर बन जाते हैं। मैं जो कहूँ ऐसा ही करो। थोड़े बहुत पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, वो छोड़ देते हैं, तुझे जो करना है कर, मेरे पास कंप्लेन लेके मत आना। टोटली ऑपोजिट, छोड़ दिया बच्चे के ऊपर। पर क्या एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट होता है, जिसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने बच्चे को समझने के लिए, और साथ में एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट बनने के लिए मुझे क्या-क्या करना है। तो इतना बैकग्राउंड काफ़ी है, मुझे लगता है कि हम सीधे ही सिचुएशंस में, क्वेश्चंस में और उसमें ही चलते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप श्रवण भाई, आप सुन रहे हैं ना? आप थोड़ा, आपका वीडियो उल्टा हो गया है। क्वेश्चंस आंसर्स हम स्टार्ट करते हैं। यस, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, और उसी मोड पे हम जाएंगे, डिस्कस करते करते समझ के कि क्या सही है। एक्चुअली पिछले जितने भी सेशंस हुए फ्रीडम पेरेंटिंग में, हम जानते हैं कि उसके कोई रेडीमेड आंसर्स होते नहीं है, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, हर सिचुएशन यूनिक है, और हर माँ बाप की जो भूमिका है वो भी यूनिक है। सो जनरलाइज्ड कुछ नहीं होता है। जहाँ पे एक बच्चे का सवाल आता है, उसकी खुशियों का सवाल आता है। ठीक है, तो हम चालू करते हैं, शुरू करते हैं। लेट अस हैव सम क्वेश्चंस। तो ऑडियंस में से अगर है तो पहले वही क्वेश्चंस लेते हैं, नहीं तो फिर मेरे पास फ्रीडम पेरेंटिंग वर्कशॉप पे काफी सारे प्रश्न है। पूर्वी दलाल, अपनी पूर्वी बहन ने हाथ रेस किया है, तो पूर्वी बहन को क्वेश्चंस अनम्यूट करते हैं Yeah, उनको। am I audible? Yes. 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 So, Bhai,
आप जानते हो कि काफी सालों से ये सारी मैं सीख रही हूँ, समझ रही हूँ, मुझे नॉलेज भी है, लेकिन फिर भी मैंने ये पाया है कि कोई जैसे मुझे पता है कि मुझे बच्चे को फ्रीडम देनी है, साथ में मैं ये सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हूँ, लेकिन कभी क्या होता है कि अंदर से डर लगता है। सो वो बोलते कि फेथ बच्चे पे जो होनी चाहिए, दिखावे के लिए मैं करती हूँ, लेकिन अंदर से मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझ में कुछ डायलेमा है। सो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? नॉलेज भी है, पता भी है क्या राइट है, लेकिन फिर भी मैं इंसिडेंट से मैं बताऊं तो फ्रीडम देनी चाहिए उसको, जो पढ़ना है वो पढ़ने की, मैं उसको यानी उसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं, चॉइस भी देते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से ये लगता है कि ये ठीक तो है ना। सो श्रद्धा जो होती है बच्चे के ऊपर, सो वो थोड़ी डायलेमा में आ जाती है कि अंदर दिखावे के लिए मैं बताती हूँ कि यस आई ट्रस्ट यू, मुझे तू जो कर रहा है उस पे भरोसा है, हम तेरे साथ है, लेकिन अंदर से मुझे लगता है कि ये मैं सही तो कर रही हूँ ना। राइट। यस। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन ये आता है कि आपने एक सेंटेंस बोला कि मैं विश्वास करती हूँ, फिर दूसरा सेंटेंस बोला कि अंदर से फेथ नहीं है। ये दोनों साथ में नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। राइट। ये कभी साथ में नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर आप विश्वास करते हैं तो आपने अपने बच्चे के साथ अब तक जो भी किया है वो, और आप अपना रोल जो भी जानते हैं, उस दोनों के ऊपर आप विश्वास करके बच्चों को अगर गलतियां भी करते हैं तो गलतियां करने का भी मौका देते हैं। हाँ, वो रेडी भी है, लेकिन मुझे हाँ वो लगता है कि समाज का जो एक फियर है ना, वो मैं उसको कॉन्कर नहीं कर पाई। मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से मुझे ये है कि मैं, ये लोग पूछेंगे तो मुझे पता है कि ये रास्ता सही है, लेकिन मैं ये फेस कर पाऊंगी कि नहीं। सो खुद के ऊपर शायद वो मुझे, मैं ये पकड़ पाई कि ये कोई चीज हो सकती है जिससे वो एक फेथ की जो क्वेश्चन आ रहा है। सो काम बच्चे पे नहीं, खुद पे करना है, आई थिंक। वही है। आपने ये आंसर दे दिया। राइट राइट राइट। ये समाज का और जो दम होता है, मानो कि क्या कहेंगे लोग, वो सब हमें बहुत डरा देते हैं। तो ये सब दम, वो जो छिछरापना होता है, वो सब हम उसको इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि समाज के सामने हम क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा। तो ये सब क्या है कि ये सामाजिक મોભાનો સવાલ બના, એ સામાજિક મોભાનો જે સવાલ બનાવીએ છીએ, તો એને સેન્ટરમાં મૂકવાને બદલે આપણે આપણા બાળકને સેન્ટરમાં મૂકી શકીએ કે એ જ સૌથી મહત્વનું હોય છે। नीलेश भाई हिंदी यूज करेंगे। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या करने का? बस खुद के ऊपर ही काम करना है हमें। तो हमें अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाना है कि मैं जो कर रही हूँ या मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। हम अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाएंगे तो हम अपने आप अपने बच्चों के ऊपर भी ट्रस्ट बढ़ा पाएंगे। अगर वो गलती करता भी है, अगर वो गलती ही नहीं करता तो वो सीखेगा कैसे? तो उसको गलती करने देने का हमको चांस देना है, हमको उसको मौका देना है। और जब गलती करके भी आता है तो हमें उतना लाइटली लेना है, तब जाके वो कुछ सीख पाएगा। और गलती करने के उसको जो मौका मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ये रोल में आती हूँ और अवेयर बनती हूँ तो यानी उसमें भी बार्टर सिस्टम आ जाती है कि चलो 4-5 बार मैंने कर देती, वो सीखता भी है, लेकिन फिर मेरी पेशेंट लेवल जो है ना वो क्वेश्चन करता है, और फिर मैं आई थिंक यही है, काम खुद के ऊपर करना है, उसके ऊपर नहीं। मुझे लगता है हमें अपना बचपन भी याद है कि हमें अपने बचपन में ये सब गलतियां नहीं की। यानी पेरेंट्स इतने वो नहीं थे, वो उनकी प्रायोरिटी अलग थी, बच्चे को इतना देना है ऐसी नहीं, ऐसा नहीं होता है। और हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे ऊपर बहुत ट्रस्ट किया है, हमारे वही बहुत ना, भरोसा किया है। यस तो वही, हमारे जितनी वो नहीं थी कौन के भाई ये करो वो करो, आइडियल लाइफ ये करनी है। सो पेरेंट्स से हमें जो चीज है उसमें फ्रीडम दी है, तभी जाके यहाँ पे। लेकिन
बस तो वही फ्रीडम हमें देनी हो उनको, बस और कुछ करना नहीं। राइट राइट। तो लोग कई बार क्या पूरी करेगा बहन, वो डर यस निकालना है। हाँ, कई बार क्या होता है कि हमारे जो डर होते हैं ना, वो बच्चों के ऊपर जो हम थोप देते हैं ना, तब ऐसी सिचुएशन आती है। हमको Yes. समाज का डर है, तो वो हमारे डर की वजह से बच्चों को क्यों हम खिलने ना दे। राइट 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 राइट। ओके, सही है, थैंक यू। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next. आज के टॉपिक के रिलेटेड भी क्वेश्चंस हम तुरंत लेंगे। श्रवण भाई, कोई क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चन? यस मेहुल भाई, मुझे बच्चे ऐसे बोलते हैं, मतलब पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कभी कभी स्कूल में आके कि मेरे बच्चे 4 घंटे 5 घंटे लगातार मोबाइल चलाते हैं। और मैंने गूगल में देखा है कि 4 घंटे से ज्यादा मोबाइल चलाना तो एडिक्शन है। तो ऐसी हालत में कैसे बच्चा भी मम्मी पापा को बोलता है कि मुझे छोड़ना है, मम्मी पापा को भी चिंता है, ऐसा भी नहीं है कि बच्चा छोड़ने का ना बोल रहा है। तो ऐसी हालत में माँ बाप को क्या क्या कर सकते हैं? वो उनको बहुत चिंता है अपने बच्चों को। ओके, ये इसमें क्वेश्चन बहुत लोगों का है आज के, मतलब इसमें जितने भी है जिनके टीनेज बच्चे होंगे सबका ही ये क्वेश्चन होगा। ऐसा नहीं कि आपके पास जो लोग आए हैं उनका क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन के साथ मेरा ये भी मानना है कि उनके पास क्यों इतना अनलिमिटेड मोबाइल यूज है, क्यों है कि वो 5 घंटे मोबाइल में रहे, वो भी बताए कि मुझे एडिक्शन हो रहा है, फिर भी उनके पास क्यों है? ये पहला क्वेश्चन यस यस, पेरेंट्स को है। बराबर। जो मेहुल भाई दूसरा, आप बोल रहे हैं ना, हाँ, क्वेश्चन आपने जो पूछा ना, वो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। पर अभी 1.5 साल का हम सिनारियो देखे ना, तो पेरेंट्स के पास भी आंसर है और बच्चों के पास भी आंसर है कि ऑनलाइन क्लासेस है, राइट। पर बराबर। उसमें ये सेम इश्यू आज से 1.5 साल पहले मैंने भी फेस किया था कि बच्चा ऑनलाइन क्लासेस से बोर हो जाता है, क्योंकि बच्चे की टेंडेंसी क्या होती है, बाहर जाए, खेले, लोगों को मिले, मजा करे और उसके साथ पढ़े। पढ़ना इज नॉट एकदम से प्रायोरिटी नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इस इश्यू में कैसे सॉल्व करना, हम भी बहुत, मतलब आपने जो बताया ना, फर्स्ट स्टेप पेरेंटिंग से लेके लास्ट स्टेप पेरेंटिंग में सब जगह पे घूमे, पर फिर फाइनली पहले हमने एकदम गुस्से से ना भी बोला, फिर समझा कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंटिंग ऐसा नहीं, कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होता है अभी, मतलब ट्राई एंड एरर होता है। तो इस हमारी जो पर्सनल इश्यू आया था ना, उसमें हमने ऐसे डील किया था कि हमने देखा कि बच्चे को इतना घंटा क्यों फ्री हो रहा है, क्योंकि उसके पास दूसरी चीज करने के लिए है नहीं। तो हमने उसका बाकी का टाइम, जो उसके स्टडी का टाइम है, उसके सिवाय का जो बाकी का टाइम है, वो कैसे क्रिएटिवली हम यूज करें, उसके साथ इन्वॉल्व होके, क्योंकि बच्चा अकेला तो खेल नहीं पाएगा, अकेला खेलेगा तो उसको मोबाइल चाहिए। तो हम कैसे ज्यादा इन्वॉल्व हो सके, कैसे हम हमारे घर में ऐसा एटमोस्फियर करें, क्योंकि उस टाइम पे तो एकदम न्यूक्लियर फैमिली थी, क्योंकि लॉकडाउन था। तो उस टाइम हम कितना इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर हमने फोकस किया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद बाकी का टाइम, जब हम हमारे काम में निकल जाते हैं, तब बच्चा अकेला होता है घर में, तो उस टाइम में उसका टाइम हम कैसे यूटिलाइज करें, कैसे ऐसा शेड्यूल बनाए उसका कि वो मैक्सिमम फोन का यूज ना करे और उसको क्रिएटिव करे। तो उसमें पेरेंट्स का रोल ये सबसे ज्यादा होता है कि हम जो बच्चे के फ्री आवर्स है उसको कैसे यूटिलाइज करें, उसको कैसे बिजी रखे। वो बच्चा 1 साल का हो या 14 साल का हो, बच्चे को हम बिजी कैसे रखें ना, उससे उसका टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो सकता है। तो वो मोबाइल में नहीं जाएगा, और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने किया है और उसको एडिक्शन में छुड़ा पाई। दूसरा, मैं ऐसा भी मानता हूँ कि हमको किसी की भी वो वैल्यू सिस्टम बना देनी चाहिए। यानी कि मोबाइल यूज करना है तो मोबाइल यूज करने का क्या
उनके हिसाब से उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो वो खुद अपना डिसीजन लेंगे। जैसे कि मैं इतना घंटा ही मोबाइल यूज करूंगी, अगर मोबाइल यूज करूंगी तो इतना टाइम मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज करूंगा या यूज करूंगी, या और इतना टाइम में मेरे कुछ क्लासेस या मेरे कुछ स्टडी रिलेटेड या मेरी नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं यूज करूंगी। तो ये वैल्यू सिस्टम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उनकी जो माने कि हमने अपनी उसकी सीमा उसको खुद को बांधनी है। ये मोबाइल यूज में उसकी सीमा उसको खुद को बांधनी है। वो डिसीजन ले ही लेते हैं, वो ले ही पाते हैं, इतने मैच्योर इनफ है कि उनको पता है कि मोबाइल कितना यूज करना चाहिए। तो वो भी एक बहुत ही सपोर्ट करेगा, वो बहुत ही हेल्प करेगा कि अगर ऐसा शेड्यूल बनाते हैं, अगर ऐसी कुछ वैल्यू अपनी रखते हैं, तो अपने आप को कमिटमेंट देते हैं, तो उसको फॉलो करने में भी उनकी एक कॉन्शियस लेवल बढ़ जाएगी, और फिर मोबाइल का वो यूज करने के लिए अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। मैं ऐसा भी समझता हूँ। नीलेश भाई की यस ओके, बाद में मैं एक बात ऐड करूंगी। आप बोल रहे ओके, मुझे इसमें एक बात ऐड ये करनी है कि नॉर्मली क्या होता है कि बच्चा जो मोबाइल यूज करना चाहता है, अभी अपने छायल बेन ने बताया कि उसके पास कुछ करने के लिए था नहीं, इसलिए फिर मोबाइल के अंदर डूबा रहता है। बहुत ही एक्चुअली लॉकडाउन के समय हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा हो जाती है कि हम उसको क्रिएटिवली कैसे एंगेज रखें, और उसके लिए हमको बहुत सारा सोचना पड़ेगा, बच्चे को समझना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा। और ये सब तभी हो सकता है कि जब हमको हमारे बच्चे के लिए फिक्र होती है, सही में उसकी टाइम यूटिलाइज हो, उसका फिक्र रहती है, तब जाके हम उसके ऊपर काम करेंगे। क्योंकि हमें भी ऐसा लगता है कि क्या इतना सब सोच सोच के दिमाग खराब करूं, उसको दे दिया मोबाइल करता रहेगा, ये नॉर्मल टेंडेंसी है। यस और हमको ये सोचना है कि अपने बच्चे के लिए क्या सबसे सही है, और क्या मैं उसके लिए ये सब कुछ करना चाहता हूँ। तभी हो पाएगा जब आप अपने बच्चे को बहुत चाहते हो, उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, तब जाके आप दूसरे रास्ते ढूंढेंगे, उसको टाइम देंगे, उसके साथ खेलेंगे, उसको क्रिएटिवली कैसे एंगेज रखे वो भी आप सोचेंगे। मेहुल ये भाई, सब आपने के जो लिए बात बोली ना, उसमें मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी। आपने जो यस बोला वो दैट इज इम्पोर्टेंट, पर सबसे पहले पेरेंट का रोल ये रहेगा कि वो ऐसा बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेट नहीं करे कि अपना काम खत्म करके मोबाइल हाथ में पकड़ ले, क्योंकि बच्चे हमें देखते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले बच्चे का एडिक्शन नहीं छोड़ना, एडिक्शन खुद को छोड़ना है। हम छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास भी टाइम हो जाएगा बच्चों के लिए, और बच्चे के पास भी टाइम हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक क्रिएटिव हो जाएगा। सो सबसे पहले जो हमने पूर्वी को सदा दिया वही कि सबसे पहले काम अपने पे करना है, कि हमें एग्जाम्पल सेट नहीं करना है कि सब काम खत्म किया, फ्री हुए ऐसे मोबाइल लेके ओटीटी यूज करो या फिर सोशल मीडिया यूज करो, तो बच्चा वो ही करेगा। मुझे थोड़ा ऐड करना है इसमें। बहुत अच्छा बताया छायल बेन आपने कि रोल मॉडल बनना चाहिए, और नीलेश भाई ने बताया कि घर की वैल्यू सेट करनी चाहिए। तो क्या हुआ कि 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को मैंने इकट्ठा किया स्कूल में, और हम लोगों ने मैंने सोचा कि चलो इनको मैं कैसे एजुकेट कर सकता हूँ, उनको कोई भी चीज मुझे सिखानी है या कोई भी व्यसन छुड़वाना है तो उसके बारे में सही जानकारी देनी पड़ेगी। तो सोशल डिलेमा करके मूवी है नेटफ्लिक्स पे, और बहुत अच्छा मूवी है वो। हमने डाउनलोड किया और प्रोजेक्टर पे यहाँ पे सेट किया, और 11वीं और 12वीं बच्चों के लिए हमने प्रोजेक्ट लिया और ये मूवी हमने उनको दिखाया। खाली एजुकेशन ही दिया कि देखिए ये सोशल जो ऐप है वो कैसे आपको जुड़ाव कर रही है, आपको विज्ञापन बेच रही है और बढ़ाव कर रही है। तो ये होने के बाद क्या हुआ कि वो बच्चों ने खुद ही अपने ऊपर काम करने का गोल लिया, और सबने स्क्रीन टाइमर जो होते हैं ना, वो एंड्रॉइड वो प्ले स्टोर में जाके सब बच्चों ने स्क्रीन टाइमर डाउनलोड किया और मेरे मोबाइल में भी करके दिया कि सर आप भी इसको यूज करो।
तो अभी हम लगातार 4-5 दिनों से देख रहे हैं 11वीं और 12वीं के बच्चों को कि वो हर रोज क्लास में आके शेयर करते हैं कि अरे यार मेरा तो 4-5 घंटे का स्क्रीन टाइम था, वो अभी 2 घंटा हो गया, कोई बोलता है 2.5 घंटा हो गया। और इसकी असर मेरे घर पे भी मैंने इसका इस्तेमाल किया। तो घर पे क्या हुआ, घर पे हम लोगों ने पहले तो होनेस्टली स्वीकार लिया कि भाई हाँ हम लोग ये ज्यादा स्क्रीन पे रहते हैं। फिर बाद में हमने घर में सोशल डिलेमा देखा और उसके बाद हमने हेल्दी कंपटीशन चालू कर दी हमारे घर के मेंबरों के साथ कि चलो किसका मोबाइल का स्क्रीन टाइम सबसे कम होता है। तो पिछले 1 हफ्तों से बच्चे जीत रहे हैं। अक्स का जो मेरा 8 साल का बेटा है उसके पास टैबलेट है और उसको मैंने 1 आवर दिया हुआ है। तो वो पिछले 4 दिन से 0 मिनट उसका व्यू दिखा रहा है और वो हर रात को मुझे बोलता है पापा आपका 1 घंटा है, 50 मिनट है, देखो मैं आपसे जीत रहा हूँ। तो इस टाइप का थोड़ा हेल्दी कंपटीशन भी करें तो बच्चों को बहुत मजा आता है। तो मैंने ऐसा सोचा कि बी होनेस्ट, सबसे पहले तो स्वीकार रहने का कि हम हमसे भी होता है। फिर एजुकेट करना बहुत जरूरी है, राइट एजुकेशन होना चाहिए और बाद में अगर हेल्दी कंपटीशन हो जाए तो मजा आता है और बच्चे भी समझते हैं। राइट। Okay. I think प्रतीक भाई has raised his hand. प्रतीक भाई आप आपका क्वेश्चन जो भी है बताइए। क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये जो टॉपिक हमारा अभी डिस्कस हुआ उसके बारे में मुझे कुछ ऐड करना है। हालांकि थैलबेन ने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला जो मैं बोलने वाला था कि पहले तो क्या मैं कितना यूज कर रहा हूँ एज अ पेरेंट, वो बहुत मायने रखता है। बिकॉज एक्सपीरियंस में मेरा एक लाइव एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा उसके लिए कि जैसे अभी लॉकडाउन था तो उसके बाद स्कूल शुरू हुई तो मेरी 2 लड़कियां हैं, दोनों को मोबाइल की जरूरत थी। पहले तो मेरा मोबाइल यूज करती थी, पुराना 1-2 मोबाइल। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो मैंने मना नहीं किया उनको, मैं ठीक है हम ले लेते हैं, लेकिन वैल्यू भी डिसाइड की तो पहले उनकी कंसेंसस ली कि बेटा ये करना है। अभी क्या होता है काफी टाइम पे हमारे दिमाग में जो बात होती है तो हम उसी की वैल्यू बनवाते हैं, हमें पता होता है अच्छा बुरा, लेकिन मैंने उनकी कंसेंसस ली, उनके साथ डिस्कस किया तो बेटा हमें बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, और पहले उसमें तो कितना फायदा है कितना लॉसेस है, मेरिट डिमेरिट्स क्या है, तो उसके साथ डिस्कस किया। हालांकि बहुत अच्छा हुआ, वो वैल्यू बनाने के लिए 10 to 15 डेज लगे क्योंकि जितना आता था मैं ऐड करता था वो। लेकिन वो बात है कि जो वैल्यू बनाते थे उस टाइम पे वो वैल्यू मैं फॉलो कर रहा हूँ वो मैंने चेक किया। फिर उनको लगा कि यस दिस इज द थिंग, और रात को हमने डिसाइड किया था कि 8:45 के बाद मैं और स्नेहल दोनों सिर्फ पढ़ाई करेंगे, हम खुद मोबाइल रख देंगे। फिर हमने बच्चों को ये वैल्यू सिखाना था कि सोते समय बेड के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो देर रात तक रहता है और अर्ली मॉर्निंग भी साथ में आ जाता है ना पास में हो तो हमने क्या किया, पहले हमने सेंट्रल हॉल में रख दिया उसको, फिर वो बताया कि ये वैल्यू भी रखनी चाहिए। तो ऐसे करते करते बहुत बेनिफिट हुआ। हालांकि 10% प्लस माइनस होता है। फिर क्या हुआ कि अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको 3-4 दिन पहले की बात है, डिनर टेबल पे हमारी बात हो रही थी तो हमने एक डिस्कशन किया चलो वी शुड रेट आवर सेल्फ विद द रिलेशनशिप इन मोबाइल, कि हम मोबाइल को कितना रेट करते हैं। तो ऑनेस्टली रेट करो कि भाई 10 में से मैं बहुत अच्छा यूज कर रहा हूँ, मतलब तो ठीक है, मतलब कम कम मार्क्स देंगे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ जो मेरे नेसेसिटी के बाहर है तो उसको रेट करें। तो पहले समझ में नहीं आया बच्चों को क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन समझाया फिर रेट किया तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं मैं भी गलती करता हूँ क्योंकि मैंने उनको भी मौका दिया बताने का, राइट। तो एक बहुत अच्छी बात हुई। सबसे पहले जो बात थी कि विश्वास वाली बात और वैल्यू बनाने, तो वैल्यू में मैं बार बार बताता हूँ कि उनको शामिल करके बनाए, कंसेंसस से बनाए कि बेटा क्यों करना है। अदरवाइज क्या होता है फिर कि हमें पता है कि एंड रिजल्ट ये लाना है तो हम वही हिसाब से वैल्यू बनाते हैं, तो वो भी थोड़ा मैनिपुलेट हो जाता है वहां पे। तो उससे पहले क्या होता है कि सबसे बड़ी बात है जो विश्वास की बात है ना, आई थिंक जो नीलेश भाई या ख्याल ने बताई वो बहुत मैटर करती है कि उससे पहले मेरे दिमाग में एक्चुअली क्या है, मैं क्यों करवाना चाहता हूँ, ये वैल्यू क्यों बनवाना चाहता हूँ, और वो वैल्यू बनाऊं तो मैं उसको फॉलो करता हूँ। हालांकि नहीं करता हूँ तो भी मैं अभी रेडी हूँ इसके लिए। तो बहुत मैटर करता है। और मैं नहीं मानता हूँ कि मोबाइल और कि मोबाइल के हिसाब से बच्चे बिगड़ जाते हैं। हेल्थ की बात बहुत अच्छी है कि उसके पास दूसरा करने के लिए कुछ नहीं, हम दे नहीं पाते, इसीलिए ऐसा होता है। मैं एक बहुत
मतलब चौंका देने वाला एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरे रिलेटिव में एक लड़की है, वो 3 साल की लड़की, अभी वो जागती है ना 15-16 घंटा, तो उसमें से 90% टाइम उसके हाथ में मोबाइल रहता है। खाते समय क्या होता है कि जैसे मोबाइल हाथ में खाना ऐसे होता है। तो अब उसकी प्रॉब्लम वहां पे, मैं और इंसिडेंट क्यों बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि उसकी मामा को टाइम नहीं देना है उसको, मामा बहुत बिजी है। तो इट्स अगेन आवर पॉइंट, so I think it is more work on parents only, not on the child. Thank you. थैंक यू प्रतीक भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा पहलू बताया आपने कि हम रोल मॉडल कैसे बने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, हमारे वैभव भाई बता रहे हैं कि मोबाइल का क्रिएटिव यूज कैसे करें। वो अगर हम सिखा दे तो शायद बच्चा वो गलत यूज करने से रुकेगा। दैट इज व्हाट ही इज पॉइंटिंग आउट, वेरी ट्रू। ओके, मैं बोल सकता हूँ? यस यस यस। मुझे मतलब ये समस्या जो है ना, वो काफी सारे पेरेंट्स और युवाओं में भी है, और कई बार देखा है कि जिन जिन युवाओं से बात हुई है ना, तो उनको ऐसा नहीं है कि मोबाइल का एडिक्शन चाहिए या मोबाइल के पीछे ही पड़ी रहना है, बट मैंने देखा है कि उनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता है ना, तो वो टाइम पास के लिए मोबाइल को यूज करते रहते हैं और उनको पता भी नहीं रहता है कि कितना समय चला जाता है। तो क्या हम उनको उनकी उम्र के हिसाब से, चाहे वो आठवीं दौरान का हो या 6th स्टैंडर्ड का हो, उम्र के हिसाब से क्या हम उनको उसके लक्ष्य को, छोटे छोटे लक्ष्य को ढूंढने में मदद कर सकते हैं क्या? तो मान लीजिए कि कोई टास्क हम उसको दे सकते हैं जो उसको उपयोगी हो, जो उसकी रुचि के अनुसार हो, तो मुझे लगता है कि उनको मदद भी हो सकती है, और उसमें फिर वो मोबाइल का उपयोग इस तरह से करते हैं कि मुझे ये काम पूरा करने के लिए क्या कौन सा वीडियो देखना चाहिए, कौन सी आइडिया गूगल से लेना चाहिए। तो जब तक बच्चों को लक्ष्य, या हम भी बात कर ले कि अगर हम पूरे काम में अपने कोई प्रोग्राम के लिए या फिर कोई मीटिंग के लिए या फिर कोई भी एजेंडा के लिए प्रिपेयर करते होते हैं, तो उस समय हमें मोबाइल याद ही नहीं आता है। हम सब अपने आप को ये बात कह सकते हैं, ऐसा हम सबके साथ होता है। बट जो जिस समय हमारे पास काम नहीं होता है, या फिर थोड़ा सा भी फिजूल का टाइम ऐसा लगा कि भाई उस समय हमारी अवेयरनेस थोड़ी कम हो गई, उस समय हम मोबाइल हाथ में लेके कुछ भी उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, तो मुझे ये पता है कि मेरे साथ ऐसा होता है, और मैं समझता हूँ कि ये आम नजरिया है सबका। बट हम जब काम में होते हैं तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें फिर पूरे दिल से लगे हुए होते हैं। तो बच्चों को हम ये मदद कर सकते हैं कि उनको लक्ष्य, उनके छोटे छोटे लक्ष्य हम कैसे ढूंढने में मदद करें, तो उनके लिए ये आसान हो सकता है कि इसमें फिर वो अपने हिसाब से वो क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं। ये मेरा एक व्यू है, जस्ट अ व्यू। थैंक यू। बहुत अच्छी तरह से आपने बताया अपना व्यू, और मुझे भी लगता है कि हम इन्वॉल्व होंगे एज अ पेरेंट, तब ये सब हम करेंगे। क्योंकि बच्चे को क्रिएटिवली एंगेज मोबाइल से भी कर सकते हैं जब पूरा लॉकडाउन है और कुछ ऑप्शन नहीं है तब। तो ये वन ऑफ द ऑप्शन है, और उसका ऐसे यूज कर ही सकते हैं कि बच्चे को क्रिएटिवली एंगेज रखे, उसके पास अपना ध्येय है, अपना लक्ष्य है, तो डेफिनेटली वो उसके पीछे पड़ेगा। थैंक यू। यस, नेक्स्ट। More questions? Yes, yes, raise your hand जो भी पूछना चाहते हैं। Yes, प्रतीक भाई। यस मेहुल भाई, क्वेश्चन मेरा तो काफी सॉल्व हुआ, लेकिन काफी लोगों को शायद हेल्प भी करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे जो
प्रिंसिपल मैडम है, उनका भी था, मुझे क्वेश्चन था कि मेरा बच्चा अभी 15-16 साल का है, जल्दी उठता नहीं है, सुबह एक प्रॉब्लम है, उसको बहुत नींद आती है और उसको चिंता नहीं है कि सुबह उठने की। और दूसरा एक उनका बहुत मेजर पहलू ये बताया है उन्होंने कि जो चीजें होती है ना वो ऑर्गेनाइज नहीं होती उनकी, वो कहीं रख देते हैं, जैसे टॉवेल होता है वो बेड पे रहता है, गीला टॉवेल है ना, बाकी जो नोटबुक्स होती है वो कहीं आधी बैग में होती है, आधी यहाँ पे होती है, और वो बहुत मैसी भी रहता है उसका। उसके रूम में जाओ, स्पेशल रूम हो तो उसके रूम में जाओ तो भी प्रॉब्लम रहता है। तो ये सब बातें उनको लगता है कि कैसे सॉल्व करूं, तो उनके दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन था। शायद काफी पेरेंट्स का भी कॉमन क्वेश्चन हो सकता है, और उसके लिए बहुत उसको टोका भी जाता है, फिर भी वो समझते नहीं, फिर बोलते बेटा हमारा एक्सपीरियंस है, फिर भी नहीं समझते, तो वो इरिटेशन भी होता है उसमें। एक दोस्त ने तो ऐसा बताया कि मुझे डांट भी देनी पड़ती है, कभी मारना भी पड़ता है, और फिर टाइम पे वो चीजें नहीं मिलती तभी प्रॉब्लम होता है। तो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक विद मेजर यस, पहला मुझे ये क्वेश्चन ये है कि क्यों बच्चे को डांटना या मारना पड़े वहां तक की नौबत आती है, पहली बात ये है। दूसरी चीज ये है कि क्या घर का माहौल ऐसा क्यों नहीं है कि बच्चा अपने पेरेंट्स को देख के ये सीखे कि हर चीज अपनी जगह पे रखनी चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन ये भी है कि क्या वो कितनी भी देर चाहे सोता रहे, ऐसा माहौल क्यों है घर में। तो ये सब अगर हम अपने आप को पूछे तो ये क्वेश्चंस के आंसर हमको ही मिलेंगे, क्योंकि 15 साल तक हमने जो अपने घर में किया है, उसके साथ जो किया है, तो अचानक से तो वो बदलने वाला नहीं है। हर रोज डांटते रहते हैं तो उल्टा असर पड़ता है उससे। तो एग्जैक्टली हमारे दोस्त हैं जिनके टीनेज बच्चे ये सब प्रोसेस में से पसार हो चुके हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं कि क्या ये प्रॉब्लम आपने भी फेस की है। नीलेश भाई हैं या साहिल बहन है, श्रवण भाई। मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि बेटे ने अनऑर्गेनाइज तो रखा, राइट, वो तो आपने गलती की है, अब तक उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया, वो सारी चीजें तो मेहुल भाई ने बताई, राइट। पर अब अनऑर्गेनाइज रहता है, उसके बाद आप क्या स्टेप लेते हैं? फिर 2 दिन बोलेंगे, तीसरा दिन नहीं किया तो उठ के माँ जाएगी, बड़बड़ करेगी और रूम तो साफ कर ही देगी, ऑर्गेनाइज कर देगी। जब बुक नहीं मिल रही लास्ट टाइम सबमिशन पे, तो माँ बाप सारे पेरेंट्स दादा दादी सब आएंगे, पूरे घर में ढूंढेंगे और हेल्प कर देंगे। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि अभी जो हो गया सो हो गया, वो हम नहीं बदल सकते। पर जब अभी 15 साल के बच्चे को आपको ऑर्गेनाइज करना है, तो जब अनऑर्गेनाइज है, उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस आ रहा है, तो उसको भुगतने दे, उनको खुद को रियलाइज होने दे, क्योंकि फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। आप उसको फ्रीडम देते हो कि और ऑर्गेनाइज की व्याख्या आपकी भी चेक करनी पड़ेगी कि भाई आप ऐसा मानते हो कि सब चीज कपबोर्ड में प्रॉपर रहनी चाहिए, वो हर एक चीज हर एक बंदे की अलग अलग है, तो वो मान्यता आपकी उसके साथ सही बैठ रही है, वो अपनी सारी चीजें सही से रख रहा है, कभी कोई चीज खो नहीं जाती, हर चीज को मिल रही है, तो फिर वो उसका एरिया अपने अनुसार रख सकता है। तो उसमें 2-3 चीजें चेक करनी है। पहले तो आप अपनी वैल्यू जबरदस्ती उसके ऊपर थोप नहीं रहे। दूसरी चीज के जो आपका बेसिक डिसिप्लिन से भी बाहर है, तो उसका वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या भुगत रहा है, उसको आप सबमिशन रह जाता है तो जो उसका लॉस होता है उसमें आप हेल्प कर देते हैं उसको, या फिर वो लॉस उसको भुगतने देते हैं, राइट। हम ट्रैफिक चलन जैसे भरते ना वैसे, क्योंकि रॉन्ग में ले जाएंगे गाड़ी तो 2000 का चलन आएगा, तो हम गाड़ी रॉन्ग में नहीं ले जाते। पर जब कभी भी कोई चलन नहीं आने वाला तो हम रॉन्ग में ले जाते हैं, क्यों ना ले जाए,
सेम बच्चों के साथ आता है, उनको कोई कॉन्सिक्वेंसेस भोगना ही नहीं है, उनका सब काम हो जाता है, थोड़ा सा टेंट्रम किया तो फिर वो क्यों करे, वो क्यों ऑर्गेनाइज हुए? आप उसको सिखा रहे हो कि आप ऑर्गेनाइज ना हो, आपका काम हो जाएगा। तो जो हो गया उस पे नहीं, जो कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करे तो भी ये हम देख सकते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। और हर बात आपके वैल्यू के अकॉर्डिंग ही बच्चा सेट हो, वो नहीं उसका रूम है, उसका टेबल है, चलो जॉइंट फैमिली में रह रहे कि एक ही रूम में रह रहे तो उसका अपने एक एरिया उसको डिफाइन किया है कि ये टेबल है, उसको उसके अकॉर्डिंग रखना है। आप ऐसा सोचो कि सारे बुक्स अंदर ही रखनी है, पर बच्चा ऐसे बोले कि नहीं सुबह 7 बजे के क्लासेस है, ये सारे बुक्स मैं निकाल के रखता हूँ तो मुझे इजी हो जाए, तो इसमें हम पेरेंट्स भी ऐसे इतनी किचकिच नहीं करने चाहिए। तो हमें भी फ्लेक्सिबल होना है, उनकी नीड और उनकी जरूरत को समझना है। एक ही कबर्ड है और 2 बच्चे होंगे तो वो सारी चीजें कैसे इतने मैनेज करेंगे? तो सारे पहलुओं को हमें भी बच्चों को समझना है। हर बार ऐसा नहीं कि यही वैल्यू है तो उसको स्टिक रह के हमें रिजिडिटी से फॉलो करना है। राइट। दूसरी एक बात ये भी है कि जैसे अनऑर्गेनाइज रहते हैं तो हम उनको बार बार समझाते हैं, तब जाके वो कुछ उनके लिए बहुत ही हार्ड होता है ये सब करना। मान लीजिए कुछ भी उसके पीछे कुछ भी रीजन है कि उन खुद के लिए ऑर्गेनाइज रहना बहुत ही हार्ड स्टेप हो सकता है। पर और जहां तक मैंने बात सुनी तो वहां पे वो अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं रहता, उसको डांट पड़ती है, उसको मार पड़ती है, उसको कुछ सुनना पड़ता है, वही सुना है। पर जब वो एक दिन या 1 घंटे के लिए या 2 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए ऑर्गेनाइज रहते हैं, तब जाके उनको अफर्मेशन मिलता है क्या? तो वहां पे हम जो उसकी अच्छी बातें हैं उनको हम नर्चर करना भूल जाते हैं। तो वो भी एक रीजन है कि हम उनको नर्चर करने के लिए उनके कुछ खाद देनी, कुछ पानी देना है, तब जाके पौधा नर्चर होगा, तब जाके पौधा खिलेगा। तो जो अफर्मेशन का वो पार्ट होता है वो हम मिस कर जाते हैं। वो भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर वो ऑर्गेनाइज एक दिन के लिए भी रहता है तो हमको इतनी अच्छी तरह उनको अफर्म करना है, तब जाके वो कुछ मोटिवेट हो पाए और तब जाके वो कुछ उसको आदत बना दे। मैं ऐसा भी एक पहलू जो छूट रहा है, मुझे ऐसा लगता है वो भी होना चाहिए। बहुत बढ़िया। आई थिंक कल्पना बेन पाटिल ने हाथ रेस किया है, तो पहले उनको सुनते हैं, बाद में प्रतीक भाई ने भी किया था। तो कल्पना बेन आप बताइए अपनी बात। कल्पना आपका जी आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है? यस, अभी सुनाई हाँ देता है, हाँ बताइए। हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली क्या है कि मैं अभी जॉब छोड़ने के बाद में मैं परिवार के साथ रहती हूँ। तो काफी बच्चे हैं हमारे घर में, मतलब मैं दीदी के, मतलब मैं अभी सब रिलेटिव में, तो मेरे तो बच्चे जैसे कि वो लोग परिवार में जो है तो उनको जैसे आपने बताया कि चीज कहाँ पे रखनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो वो सब अवेलेबल वो खुद कर देते हैं। मतलब मैं जैसे कि पानी चाहिए तो मैं ही दूंगी, वो नुकसान हो जाएगा, ये चीज चाहिए तो मैं ही दे दूंगा, नहीं तो गिरा देगा, ये बच्चा नहीं उठा पाएगा, ये बच्चा नहीं कर पाएगा। तो मैं जब देखती हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ कि वो गिराएगा वो उसकी बात की बात है, आप पहले उसको वो करने तो दो, तो पता चले कि वो कर सकता है या वो रख सकता है। उसको खुद को पता होना चाहिए कि मैं मेरी चीज संभाल के रख सकता हूँ। आप पहले के पहले ही उनको डिसीजन दे देते हो कि नहीं तू नहीं कर सकता है, तू पानी नहीं ले सकता है, तू मटका फोड़ देगा या तू बोतल गिरा देगा, ये तेरे से नहीं होगा। तो ये सारी चीजें मतलब में होती है, तो मैं उनको बताती हूँ। तो अभी क्या होता है कि काफी चेंज हमारे घर में बच्चों में आ गया है, जैसे वो खुद की डिश उठा के रख देना, दूसरों की भी डिश उठा के रख देना, और खुद की चीज संभाल के रखना, बैग संभाल के रखना। ऐसे बहुत सारे चेंजेस मैंने हमारे घर के बच्चों में देखे ऐसा। तो पहले क्या होता है, सबसे पहले ही बोल देते थे ये तेरे से नहीं होगा, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो चीज को हाथ नहीं लगाना है। मतलब मैं हर चीज पे उनको एक रोक टोक होती थी। तो जहां जहां मुझे लगा कि जहाँ पे बच्चों ने करना चाहिए वो कर सकते हैं, वो मैंने उनको बोलने दी। मतलब मैं बड़ों को मैंने बोला कि आप उनको ये करने दो, अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो उनके जाने के बाद आप करो।
पर उनको ये मत बताओ कि उन्होंने ये सही नहीं किया है। मैंने ऐसी उनसे बात की और अभी काफी बच्चे घर में मतलब में बहुत कुछ करते हैं और कभी-कभी झाड़ू भी लगा देते हैं। क्योंकि मैं हॉस्टल में मैंने काम किया है बच्चों के साथ, तो मैंने देखा है कि काफी 6 साल का बच्चा भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता है अगर उसको दी जाए तो। उसको पता है कि मेरी चीज कैसे भी रखे, टेढ़ी-मेढ़ी रखे पर वो रख सकता है। ये मैंने नोट किया था, तो मैंने घर में भी अपने परिवार में बच्चों के लिए बोला, तो ये हो रहा है मतलब में। थैंक यू। थैंक यू कल्पना जी, आपने बहुत अच्छे से बताया, एक नया पहलू दिया है। अभी हमारे साथ कुछ बच्चे भी जुड़े हुए हैं इस सेशन में, और उसमें से एक बच्चे ने ये पूछा है कि हमारे पेरेंट्स हमको इंजीनियर, डॉक्टर और वही बनाना चाहते हैं, हमें हमें क्या बनना है वो तो पूछते ही नहीं है, वही हमको बता देते हैं कि आपको ये करना है वो करना है, तो हम क्या करें? ये बच्चे का सवाल है, तो कौन पेरेंट उसको जवाब देना चाहेगा? इसमें राइट सजेशन क्या होगा वो तो मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, पर मैंने जो मेरे बच्चे के साथ किया था वो मैं शेयर कर सकती हूँ। मे बी इट इज राइट और रॉन्ग, दैट आई डोंट नो। कि हमने उसको बचपन से जब भी वो स्टडी करता था तो हम देखते थे उसके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा था कि ना वो बाहर कोई क्लासेस के लिए जाता था, उसको कोई क्वेरी होता था तब हमारे पास आता था, तो हमें उसका थोड़ा मालूम हो गया था कि उसको फिजिक्स और मैथ्स के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है। फिर उसको उसके अंदर उसमें जो सपोर्ट चाहिए था वो हमने दिया। फिर उसके एज के आसपास हमने 9th-10th में उसका एप्टीट्यूड टेस्ट करवाया, तो उसमें भी यही आया कि भाई ये सब्जेक्ट है। फिर हमने उसको मैथ्स और फिजिक्स के कॉम्बिनेशन की सारी फील्ड्स बताई कि भाई तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। उसको सारे ऑप्शंस दिए कि भाई इतने तुम्हें जो ये 2 चीजें पसंद है ना उसमें इतने ऑप्शंस है, इधर तुम बायोलॉजी लेते हो तो ये ऑप्शन है, इधर तुम कॉमर्स लेते हो तो तुम्हें ये ऑप्शन है। तो हमने सारे ऑप्शंस उसके सामने रख दिए। जैसे होटल में एक मेनू देते ना, वैसे हमने पूरे कोर्सेज का मेनू उसे दे दिया। इफ यू वांट टू स्टडी, आपको स्टडी करना है तो ये मेनू है, इसमें से आप एक चीज चूज करें। और फिर उसने उसके अकॉर्डिंग चूज किया। उससे पहले हमने उसको ऐसा भी ऑप्शन दिया हुआ था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यही करो और ऐसी ही डबल डिग्री लो या ऐसे करो तो ही कुछ लाइफ में मिलेगा। उसके लिए दोनों ऑप्शन ओपन थे। पर ही लव स्टडी, उसको पसंद था स्टडी करना, स्कूल जाना। और उसके अंदर एक पीरियड ऐसा भी आया 8th-9th में जब उसने ऐसा बोला कि नहीं मुझे स्टडी नहीं पसंद। तो एट दैट टाइम, क्योंकि 7th तक बहुत ही ब्राइट बच्चा था, तो बेसिकली हमारी भी एक्सपेक्टेशन हो गई थी, हमें आदत हो गई थी अच्छे अच्छे रिजल्ट की, अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस कार्ड की। तो उस टाइम पे हमें भी हो रहा था कि हम बोले टोके ना टोके, पर उस टाइम हमने एज अ पेरेंट हमारे ऊपर बहुत संयम रखा कि नहीं, वो उसकी चॉइस से कर रहा है, उसको फ्रीडम है। 7 साल से वो खुद से पढ़ रहा है, 1 साल उसको फ्रीडम है कि वो ना पढ़े। 8th में उसने कुछ नहीं किया अपने से। और फिर जब 1-2 रिजल्ट हुए तब मुझे उसने आके सामने से पूछा कि मम्मी आपको नहीं लगता कि मैं नीचे जा रहा हूँ? मेरे को नीचे कैसे जा रहे हो बेटा? तो उसने खुद से बोला कि मम्मी मेरा रिजल्ट नीचे जा रहा है। तो मैंने उसको पहले क्लियर किया कि बेटा रिजल्ट नीचे जा रहा है, तुम नीचे नहीं जा रहे। तो उसको लगा कि हाँ मेरे पेरेंट्स को मुझ में इतनी श्रद्धा है कि मैं जो करूंगा अच्छा ही करूंगा। फिर उसने बोला कि अब मुझे हेल्प चाहिए, आप मुझे डिसिप्लिन करने में थोड़ा हेल्प करो। उसने खुद से हेल्प मांगी, तो हमने उसको हेल्प की कि क्या करना है। तो उसने ऐसा बोला कि आप मुझे टाइम टेबल बनाने में हेल्प करो, आप मुझे स्टडी में हेल्प करो। तो वैसे जो जो हेल्प वो मांगता गया वो हेल्प हम देते गए। आज का ही इंसिडेंट शेयर करूं तो वो 12th में है, तो 12th में है और एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसका शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। अभी 15 दिन से थोड़ा मस्त लेजी गोइंग हो रहा था, तो हम तो कुछ बोले नहीं, दिख तो जाता है पेरेंट को। तो उसने सब मेरे साथ खाते खाते डिनर टेबल पे उसने मुझे पूछा कि मम्मी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं थोड़ा आउट ऑफ द वे जा रहा हूँ? मेरे को
मैंने ऐसा बोला कि मुझे लगता नहीं कि आउट ऑफ द वे जा रहे हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्पीड कम हो गई है, स्लो जा रहे हो। तो उसने बोला कि हाँ मुझे रियलाइज हुआ, आपने क्यों नहीं बोला? तो मैंने बोला कि बेटा मुझे श्रद्धा थी तेरे में, मुझे फेथ था कि तू खुद से ही देखेगा और खुद से ही करेगा। तो उसने ऐसा बोला कि अच्छा वो मम्मी आपने नहीं टोका, आप टोकते ना तो वो बाहर से प्रेशर होता, मैं अंदर से जान रहा हूँ ना, तो ये अंदर का प्रेशर है। तो मैं, ये गाड़ी जैसा है, पेट्रोल नहीं डालोगे ना तो कितना भी इग्निशन करो, गाड़ी धक्का लगा के 10 फीट 10-15 मीटर 100 मीटर ले जाओगे, पर जब इग्निशन अंदर से होगा ना तो गाड़ी फुल स्पीड पे जाएगी। तो ये मैंने मेरे बच्चे के साथ की है, मे बी इट इज राइट और रॉन्ग, और बच्चे बच्चे से सब बच्चे के लिए अलग अलग वे हो सकता है। सॉरी, ओके चार जी, मैं एक पहलू बच्चों की ओर से जो पूछा गया है इसकी वजह से कहना चाहता हूँ कि बच्चे ने पूछा है कि मेरे पेरेंट्स ये सब दबाव डाल रहे हैं मुझसे, तो मैं क्या करूँ। एक्चुअली बच्चे को, मुझे ये देव करके लड़का है, उसको यही कहना है कि बेटा माता पिता की चिंताएं रहती है आपके लिए, उसकी वजह से, और समाज का जो प्रेशर है, उनको लगता है कि तुम ये सब करोगे तभी जाके सफल हो पाओगे, ये सब उनका डर है, और वो डर की वजह से आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बच्चे को तो यही समझना है कि मेरे माता पिता के साथ बातचीत करते करते उनके डर क्या है, और अगर वो विश्वास दिला सकता है अपने पेरेंट्स को कि मैं जो भी करूंगा उसमें उनकी जो भी सक्सेस की डेफिनेशन है उसके ऊपर खरा उतरूंगा और मेरी लाइफ में मैं कुछ करके दिखाऊंगा, तब जाके वो मानेंगे। करना डिफिकल्ट है क्योंकि पेरेंट्स जो आजकल के हैं उनको तो बहुत सारा डर रहता है कि अगर बच्चे ने कुछ अच्छा नहीं किया तो शायद वो जिंदगी में कुछ पीछे रह जाएगा, और पीछे रह जाएगा तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, तो वो कैसे अपनी लाइफ जी पाएगा अच्छी तरह से। तो ये अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके उनकी चिंताएं, उनके डर को समझ के वो अपने आप को ऐसा जो उसको करना है उसके अंदर भी उसको जाके रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस दिखाने पड़ेंगे, तब जाके वो कर पाएगा। ओके, माइक चालू है किसी का, प्लीज बंद कर दीजिए ना माइक। मेहुल भाई, इसमें Yes, बच्चा सामने से पेरेंट्स को अप्रोच नहीं कर सकता? कर ही सकता है ना, डेफिनेटली कर सकता है, और उसको बता भी सकता है कि फ्रीडम पेरेंटिंग वर्कशॉप भी करो, पर साथ में ये पॉसिबल नहीं है तब जाके उसके साथ डिस्कस करनी चाहिए। पेरेंट्स के साथ खुले मन से डिस्कस करना चाहिए कि वो क्यों ऐसा चाहते हैं कि ये करूं। अभी एक पेरेंट्स मुझे मिलने के लिए आए थे, अभी 10 से 3 हो गए, और वो हम बात कर रहे थे, तो उसमें ऐसा था कि वो बच्चे को आर्ट्स लेना था, 11 में आर्ट्स लेना था, और वो मम्मी पापा को साइंस ही करवाना था बच्चे को। तो फिर मम्मी पापा को मिलने के बाद बहुत ही हेल्दी डिस्कशन हुआ आधे पौने घंटे तक, और बाद में वो पेरेंट्स ने ऐसा एक्सेप्ट किया कि 11वीं कक्षा में मैं बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था और मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे, और आर्थिक जो दिक्कत थी, वो फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से मैं साइंस नहीं ले पाया। तो वही उनकी इच्छा थी कि बस मेरा बेटा, मैं जो नहीं कर पाया हूँ ना, वो मेरा बेटा साइंस लेके अच्छे से पढ़ाई करके आगे बढ़े। और दूसरा उनके मन में ऐसा था कि साइंस जो पढ़ता है ना वही अच्छा होता है, आर्ट्स और कॉमर्स वाले इतना, वो लाइन इतनी अच्छी नहीं है, और उनके मन में ये तो क्लियरिटी थी कि आर्ट्स तो सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती है। तो फिर हमने देखा कि आर्ट्स के विद्यार्थी भी दुनिया में क्या क्या कर सकते हैं, वो उनको थोड़ा राइट एजुकेट किया। और दूसरा कि उनका जो 11 और 12 बच्चे को वो खुद जो नहीं ले पाए थे, तो उनकी तो इच्छा अच्छी ही थी कि मैं नहीं कर पाया हूं तो मेरा बच्चा कर पाएगा, वो अच्छे इरादे से सोच रहे थे, लेकिन उसमें तकलीफ कितनी हो सकती है वो उनको पता नहीं था। तो मेरे हिसाब से माँ बाप हमेशा बच्चों के लिए सही ही सोचते हैं और अच्छा ही करना होता है, लेकिन उनको
पता नहीं होता है और अनजाने में ऐसा प्रेशर बना लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के हेल्दी डायलॉग करना ही चाहिए कि आप क्यों मुझे डॉक्टर या वकील या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। और यदि आप ऐसा हेल्दी डायलॉग नहीं कर पाते हैं तो आपको कोई भी फैसिलिटेटर्स की मदद लेनी ही चाहिए। मेहुल भाई, आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेहुल भाई। यस, गीता जी का अनम्यूट किया है तो शायद वो अभी अपना प्रश्न रख सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा बेटा जो है वो 11th कॉमर्स में अभी उसने एडमिशन लिया है रिसेंटली। पर अगर उसको पूछते हैं हम कि बेटा आगे क्या करना है, तो वो बस क्रिकेट ही बोलेगा। तो एज अ पेरेंट मुझे भी पता है कि हाँ, बच्चों को अपने हिसाब से, अपने शौक के हिसाब से अपनी लाइफ जीनी चाहिए। बिकॉज बाय प्रोफेशन आई एम ऑल्सो टीचर, आई एम ऑल्सो कॉमर्स टीचर। पर वो हमेशा ऐसे ही बोलता रहता है कि भाई मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे क्रिकेट खेलना है। तो सर वो मतलब हमारा इतना मतलब क्या बोलते हैं, इतना कांटेक्ट भी नहीं है कि आगे तक हम उसको खेलने के लिए भेज सके। अभी इनिशियल लेवल पे तो नौसारी में हम सिर्फ एकेडमी में डाल के उसको जो बेसिक क्रिकेट का नॉलेज है वो दे सकते हैं, पर उसको तो उसमें फ्यूचर बनाना है, जो मेरे हिसाब से मुझे पॉसिबल नहीं लगता। तो उसको मैं कैसे हैंडल करूं अभी? ओके, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है। आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं जिसकी वजह से हम आपको देख सके, तो अच्छे से डायलॉग भी कर पाए, अगर पॉसिबल है तो। ओके, नो इश्यू। यस सर। यस गीता जी, हाँ। एक्चुअली आपका क्वेश्चन एकदम सही है। बेसिकली क्या है कि सिर्फ शौक है तो बच्चे के साथ डायलॉग करके डायलॉग करना चाहिए, बात करनी चाहिए कि ये सिर्फ शौक है या करियर। अगर वो बोलता है करियर है, तो अगर हम पेरेंट्स की दिक्कत क्या होती है कि हम नहीं जानते कि वो कितना अच्छा कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने बच्चे को कुछ एक्सपर्ट्स को का साथ डिस्कस करके या बात करके उसको दिखा के समझना पड़ेगा कि वो क्रिकेट में कितना अच्छा कर रहा है। ये पहली बात है। अगर वो अच्छा कर रहा है तो कोई भी चीज ऐसी नहीं दुनिया में कि नामुमकिन हो। सही है। अगर आप चाहते हैं, हमारा प्रॉब्लम क्या है एज अ पेरेंट की, हम मानते हैं कि उसका फ्यूचर यही सही है। एक डेफिनेशन, एक जजमेंट आ जाता है हमारे दिमाग में, तो उसी एंगल से हम देखा करते हैं। वो सोसाइटी से भी आता है, थोड़ा खुद के एक्सपीरियंस से भी आता है, और आपके शायद फैमिली में किसी ने क्रिकेट ऐसा खेला नहीं होगा, शायद, मैं जब तक मैं समझता हूँ। इसीलिए हमको डर रहता है कि वो कहाँ तक आगे जा पाएगा। बराबर है? हाँ बराबर है सर। तो मुझे लगता है कि उसको चांस देना, उसको अपनी जो भी टैलेंट है उसको बाहर निकालने का एक मौका ऐसा देना चाहिए कि वो अपनी टैलेंट दिखा सके, और बाद में लगे कि ये टैलेंटेड है तो उसको आगे जाने के लिए आप जो भी करना चाहे वो आप करें। पर सबसे पहले आपको और उसको लगना चाहिए कि मेरे अंदर टैलेंट है और मैं इसमें आगे करियर बना सकता हूँ। थैंक यू सर। अभी उसके लिए मैंने उसको एकेडमी में डाला है, पर सही बात है। एकेडमी में डालने से सर वो एकदम से होशियार हो जाएगा या एक्सपर्ट हो जाएगा इस एज पे? क्योंकि अभी 12th वो करियर ईयर आएगा, वहां से उसको उसका जो भी है फ्यूचर वो डिसाइड करना है। तो फिर टाइम ही नहीं ना सर। अभी वो 8th-9th में अगर ऐसा बोलता है कि भाई मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो मैं ये 3-4 साल जो 8 से लेके 10th तक, 11th तक उसके पीछे डाल सकती थी कि चलो अच्छा तू अपने आप को प्रूव कर। पर अभी तो उसका करियर ईयर शुरू होने वाला है, 12th में वो उसका करियर चूज करेगा। तो मैं उसको कैसे टाइम दूं? वो तो सिर्फ अभी भी ऐसे लगभग 1 वीक हो गया है उसके स्कूल से टेक्स्ट बुक आए हुए, और उसने खोल के देखा तक नहीं।
कि क्या है? मान लो कि आपने प्रेशर डाला, उसको लगा मामा को नाराज नहीं करना है और उसने थोड़ा बहुत पढ़ाई करना चालू किया, मन नहीं लगता है, उसका मन सिर्फ क्रिकेट में लगा रहता है और 12वीं में अच्छा रिजल्ट नहीं आया, वो किसको कोसेगा? पर सर अभी 10th में भी यही हुआ कि उसने जो स्कूल का प्रीलिम्स एग्जाम्स था, स्कूल का जो भी एग्जाम था, उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। मैंने आपको बोला भाई प्रोफेशन आई एम ऑल्सो टीचर, तो मैंने उसको सारा इंपॉर्टेंस बताया कि भाई ये इंटरनल एग्जाम का भी मतलब मार्क्स होते हैं, आप उसको इग्नोर मत करो, उसका रिजल्ट में ये इफेक्ट दिखाई देगा। उसको अभी आया नहीं है, पर मैंने कैलकुलेट किया तो उसने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं उसके जो मार्क्स थे उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है कि बहुत नेगेटिव इफेक्ट इसके रिजल्ट पे आने वाली है। अभी सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया है सर, पर मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया है। तो यही फिर 12th में होगा, तो मुझे इस बात का डर लगा रहता है। यानी क्या होगा अगर मैंने वही क्वेश्चन आपको किया कि डर आपको है कि वो अगर नहीं पढ़ेगा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा और क्रिकेट में वो करियर नहीं बना सकता है, वो आपका नजरिया है, आपका एंगल है, ठीक है? और एक्सपीरियंस की बात बोल रही हूँ ना कि क्रिकेट मतलब इतना इजी नहीं है जितना हम सोचते हैं। मैं समझता हूँ, हाँ मैं समझता हूँ कि बहुत डिफिकल्ट है और जब अब तो ऐसा माहौल है कि रणजी ट्रॉफी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने जाने के लिए बहुत सारी कंपटीशन है, वही हम भी समझते हैं। हाँ। पर उसको जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक हम उसके ऊपर दबाव डालते रहेंगे। तो मैंने बोला ना, यही माहौल होगा कि आगे जाके उसकी सारी फेलियर्स के लिए वो अपने पेरेंट्स को कोसता रहेगा कि मुझे नहीं चांस दिया, सही बात, मुझे नहीं चांस दिया, मुझे ये करने नहीं दिया, तो वो उसका दोनों बिगड़ेगा। आप ये देख सकते हो। तो फिर हमको डर क्या है कि उसकी टाइम निकल जाएगा, फिर से 12th का क्या होगा, अगर नहीं दे पाएगा और क्रिकेट में गया और क्रिकेट में भी कुछ नहीं कर पाया, इवन रणजी ट्रॉफी में भी नहीं जा पाया, तो आगे क्या होगा? मेरे एक एग्जांपल ही बता के आपके साथ बात करता हूँ कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, पापा पीएचडी है, मम्मी खुद स्कूल की प्रिंसिपल है, खुद अपनी स्कूल है, उसके उनका एक ही लड़का है और उस लड़के ने 10वीं 8वीं 9वीं कक्षा में उसको बोला कि मुझे क्रिकेट खेलना है। तब जाके बहुत सारा मम्मी पापा के अंदर डिस्कशन हुआ, क्योंकि मम्मी तो प्रिंसिपल है, साइंस ग्रेजुएट है, डबल ग्रेजुएट है, पापा पीएचडी है, उनको लगता है कि यही करियर है। पर जब उन्होंने बच्चे की खुशी के बारे में सोचा तब उन्होंने ये सही, मेरे दोस्त के लड़के की ही बात है, उसने उनको खेलने दिया। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन में जाके उसने थोड़ा बहुत खेला और एज यूजुअल इतनी टफ कंपटीशन है कि वो बड़ौदा लेवल से आगे नहीं जा पाया और 12वीं तो अच्छी तरह से वो क्लियर नहीं कर पाया था, उसने कॉमर्स बाद में लिया और उसमें से भी पास क्लास होके वो आगे निकला। अब क्या, अब पेरेंट्स बोलेंगे तूने पूरा करियर बर्बाद किया? नहीं, एक्चुअली उसके पेरेंट ने उसको इतना सपोर्ट किया कि अगर ये नहीं कर पाए तो तुमको आगे क्या करना है। उसने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का डिसीजन लिया, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के बारे में उसने बहुत कुछ पढ़ा, उसमें गया, वो खुद का डिसीजन था और वो आगे ये अभी उसके अंदर जा रहा है। बेसिकली वो क्रिकेट से जुड़ना चाहता था, क्रिकेट से जुड़ा रहा, खुद अच्छा क्रिकेटर है, वो कोचिंग भी चालू किया उसने और बच्चे को सिखाना भी चालू किया और ये कर पाया। आज वो कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि मेरे पापा ने मम्मी ने मुझे इतना दबाव दिया कि मुझे ये करूं वो करूं, नहीं किया। बट ही इज सक्सेसफुल इन अ वे, उसकी करियर में वो अच्छा कर रहा है और आगे भी अच्छा करेगा। पर वो मम्मी पापा सोचते थे कि वो डॉक्टर इंजीनियर बने या कुछ ऐसी अच्छी डिग्री ले और अच्छी तरह नौकरी करे और बहुत सारा ढेर सारा पैसा कमाए। तो उन्होंने, बच्चे ने खुद पापा को मम्मी को बोला कि मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा रहूंगा, आपके पास से एक भी पैसा नहीं लूंगा और आपको दिखा के बताऊंगा।
कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सो ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये लड़के ने ऐसा किया, माँ बाप ने उनको बहुत सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं मैं जो आपको बता रहा हूँ वो है कि वो आपका नजरिया है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा इस क्रिकेट में। अगर रणजी ट्रॉफी नहीं खेल पा रहा है तो वो कुछ क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहता है कि नहीं। ओके सर। सो अब हाँ, आपको ये सोचना है कि बच्चे की खुशी कहाँ पे है। मैं यही नहीं बोलता कि वो अगर क्रिकेट आज से खेलना चालू करेगा तो अच्छा बन ही जाएगा, आईपीएल में खेलेगा या इंडियन क्रिकेट टीम में दाखिल होगा। वो नहीं हो सकता है शायद, चलो ऐसा मान भी ले, पर वो अपनी जिंदगी से खुश रहेगा। वो कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं कोसेगा कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जिंदगी में ये सब किया और अभी मुझे लगता है कि मेरा जीवन कुछ है ही नहीं। सो ये बहुत टफ डिसीजन, मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत ही टफ है, पर आपको आपके बच्चे की खुशी के बारे में और उसके अंदर जो उसको गलती करने का भी एक मौका देना चाहिए। वो बड़ा हो सकता है, हम सोचते हैं कि छोटा मोटा मौका दे दिया, उसने कुछ नहीं किया तो, पर ये बड़ा मौका है। 12th नहीं क्लियर, अच्छी तरह से क्लियर करना, साइंस में नहीं जाना और क्रिकेट के ऊपर फोकस करके कुछ करके दिखाना। तो बैठ के डायलॉग करो उसके साथ कि तुझे क्या करना है। उसके टैलेंट के लिए आप किसी को अच्छे इंसान जो समझ सकता है बच्चों की टैलेंट, यहाँ पे मैंने जो बच्चे की बात बनाई थी वो मोहिंदर अमरनाथ के पास गया था। अच्छा। जो अपना बहुत ही फेमस क्रिकेटर हुआ करते वो भी है, कि उसके पास गया था और उन्होंने बताया था कि ये क्रिकेट में कुछ कर दिखाएगा, तब जाके करियर। तो ये सब आप करने के लिए तैयार है? सर आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं उसको मेरे हिसाब से जितना होता है मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर मतलब आप लोगों ने जो बताया थोड़ा मेरे अंदर से भी ऐसा था कि एक अच्छा बिजनेसमैन ना बन सके, एक अच्छा कॉमर्स स्टूडेंट ना बन सके, ओके कुछ नहीं, उसको उसकी खुशी मिलनी चाहिए, ये मैं जानती हूँ। पर सर उसके हिसाब से तो पूरा जीवन नहीं चलेगा ना। मुझे सिर्फ ये बोलना है कि मानो पैसे नहीं कमाएगा, आज हम लोग हैं, कल हम नहीं होंगे, तब क्या वो अपना सरवाइव कैसे करेगा? वो आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो सरवाइव करना नहीं सीखेगा? नहीं सीखेगा, हाँ, वो पूरा जीवन ऐसे थोड़ी चलाएगा। वो क्यों नहीं सीखेगा? आपको क्यों लगता है? व्हाई यू आर थिंकिंग कि वो कुछ नहीं कर पाएगा? व्हाई? मेहुल भाई, आई जस्ट इंटरप्ट वन यस बात बताना चाहूंगा। कल ही मेरे एक दोस्त के साथ बात हुई, हम इवनिंग वॉक में निकले थे, तो जस्ट आई रेज अ क्वेश्चन कि डियर 70 साल में भी हम ऐसे चलते जाएंगे? तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, 70 साल में तो मैं तो बहुत सारी एसेट्स और उसके लिए काम करता रहूंगा ना, अभी 45 हो गई, 25 के बाद भी ये करोगे? बोले क्योंकि मेरे सारे दोस्त है, हर मेरे घर वाले हैं, मेरे बच्चे हैं, उनको तो बहुत सारे वेल चाहिए ना, वो कैसे रह पाएंगे? तो मैं बोला तू एक सिंपल टीचर है और तेरी लाइफ बहुत बैलेंस जा रही है, तुझे पैसे कभी कमी नहीं आ रही, यू आर गवर्नमेंट टीचर, राइट? तो क्या आपके बच्चे को कोई इतना यकीन नहीं है कि वो इतना कर लेगा? तो बोले ऐसी बात नहीं है, तो मुझे चिंता रहती है। तो प्रॉब्लम तेरी चिंता का है, तेरा विश्वास का है कि उसकी काबिलियत का है? तो पहले ढूंढना पड़ेगा, राइट? तो उसने बताया कि हाँ यार, सोचने वाली बात है। पर गीता जी का क्वेश्चन भी सही है, डिलेमा रहता ही है गीता जी, मैं समानता हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मान्यताएं हमारे पड़ी है, सोशल प्रेशर भी होता है और लगता है कि बच्चा क्या करेगा। लेकिन एक बात है, वो भी उसको साथ डिस्कस करो कि उसका शौक है या फिर उसको कैरियर बनाना चाहता है। तो बताओ कि सचिन ने जो मेहनत की थी ना, 15-15 घंटे मेहनत करता था, वो करने के लिए तो तैयार है। और मुझे पहले उसमें से 8 घंटा करके दिखा, तू पहले अपने आप को 1 महीना 15 दिन कुछ प्रूव करके दिखा, फिर हम देखते हैं उसमें। और ये नहीं मानता हूँ कि यहाँ रख दिया तो हो जाएगा, ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। और कभी कभी जो मेहुल भाई ने बताया ना, तो थोड़े समय के लिए उसको फेल होना भी सीखना पड़ेगा, उसमें से शायद सीखेगा, तो शायद हो सकता है। मतलब एक बात है, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इट विल नेवर हैपन इन पेरेंटिंग, राइट?
वो तो हर दिन एक नई चैलेंज आएगी, हर दिन एक नई चैलेंज आएगी। तो ट्रायल एंड एरर के साथ हमारी मान्यता, हमारी बिलीफ चेक करते करते कैसे हम आगे बढ़ते हैं, और उसको भी चैलेंज देते रहो, बेटा चलो प्रूव करके दिखाओ। अब चलो कल पूरे गुजरात में, इंडिया में पता नहीं खेल पाओगे या नहीं, क्यों उसमें पता नहीं है, संभावना भी हम देखते हैं, लेकिन चलो ये शॉर्ट टाइम है, इतने में तो क्या करके दिखाता है, उसमें रियलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि शौक होना और उसको कैरियर में परिवर्तित करना, ये दोनों में बहुत आसमान जमीन का डिफरेंस है, और वो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ उसको बताना है ना, नहीं तो वो भी इल्यूजन में रहेगा और हम भी इल्यूजन में रहेंगे, तो बहुत मुश्किल है। तो बेटर यस, दिस फ्रॉम माय साइड मेहुल भाई। या वेरी गुड पॉइंट रेज, एंड बहुत अच्छा आपने बताया। आई थिंक हमारा समय हो चुका है, वी आर नियरिंग द एंड, और अभी शायद हम क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, तो मैं हार्दिक को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आगे की प्रोसेस आप बताएं। थैंक यू सो मच, आप सब लोग आप आज जुड़े हमारे साथ। थैंक यू नीलेश भाई, छायल बहन, प्रतीक भाई, और सबके लिए धन्यवाद। और मैं हार्दिक को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अभी यहाँ से आगे का प्रोसेस वो करे। यस, हार्दिक? डेफिनेटली यस, थैंक यू मेहुल भाई। हमारा सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव और बहुत ही एनर्जी से भरपूर रहा, हमारी सोच को एक नई डायमेंशन मिली। अलबत्त दिख रहा है मुझे कि बहुत सारे क्वेश्चन और उठ रहे थे और निकलना रह गए, पर कोई नहीं, हम उसको आगे के सेशंस में जरूर इंक्लूड करेंगे और आपके रीजनल सेशंस में भी कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाएंगे। तो आपके जो प्रश्न है वो प्रश्न उठ गए हैं, तो सॉल्यूशन मिलने ही वाले हैं, अब उसको कोई रोक नहीं सकता, तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास 2 मिनट है, अगर आप ऐसा हम आज जानना चाहेंगे ऑडियंस हमारे जो भी आज जुड़े हैं उनको कैसा लगा आज का सेशन, तो अपनी फीलिंग्स अगर शेयर करना चाहते हैं तो वो हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो कोई अगर अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहे कि कैसा रहा आपके लिए आज का सेशन, तो हैंड रेज कीजिए या आप अनम्यूट भी कर सकते हो अपने आप, कोई भी अगर शेयर करना चाहे। हाँ, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हम आपको सुनना पसंद करेंगे ज्यादा। थैंक यू गीता जी फॉर योर वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत इंसाइट मिले उससे। वैभव जी बोल रहे हैं कि बहुत जरूरी है। यस, डेफिनेटली करंट टाइम में तो बहुत ही जरूरी है, कहीं नहीं होता है, पर हम कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है। थैंक यू ऑल। तो यस, इसी के साथ हमारा आज का सेशन, आज का समय कहाँ समाप्त हो गया पता नहीं चला, पर बहुत मजा आया। हमारे एक परिवार की तरह हमारी लर्निंग हुई।